चाहिए भेजी गई। सूचना मिलते ही प्रशासन ने एहतियातन पूरे कोर्ट परिसर को तुरंत खाली करा लिया। कोर्ट की कार्यवाही स्थगित कर दी गई, रोक दी गई। सुरक्षा कारणों से किसी भी व्यक्ति के प्रवेश पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी गई है, जिससे पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। आपको बता दें कि इससे पहले सोमवार को भी भागलपुर, औरंगाबाद और साथ ही साथ पटना सिविल कोर्ट को धमकी भेजी गई थी। ईमेल के जरिए ही धमकी मिली थी, जिसके बाद अलर्ट मोड पर कोर्ट परिसर को रखा गया था और आज एक बार फिर से ईमेल भेजा गया है। धमकी भरा ईमेल है ये पटना सिविल कोर्ट को लेकर। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, कैसे हलचल मची हुई है, अफरा तफरी का माहौल है, लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई। फिलहाल पुलिस लोगों को वहां से हटा रही है, उन्हें वापस भेज रही है। सभी कार्यवाही आज पटना सिविल कोर्ट की स्थगित कर दी गई है, रोका गया है ताकि किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो। अगर ऐसी कोई घटना होती है तो सुरक्षा मानकों के आधार पर लोगों को वहां से हटाया जा रहा है। तो सोमवार को भी ऐसी ही तस्वीर देखने को मिली थी और आज एक बार फिर से कोर्ट परिसर को खाली कराया जा रहा है, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। बम की धमकी मिली है और इसलिए सुरक्षा व्यवस्था अलर्ट रखा जा रहा है। सुरक्षा व्यवस्था में कोई कमी ना हो, इसका खास ख्याल रखा जा रहा। सिविल कोर्ट में फिलहाल काम पूरी तरह से बाधित है। बिहार के कई कोर्ट को धमकी मिली है। बिहार के कई कोर्ट को धमकी पहले भी दी जा चुकी है। भागलपुर, औरंगाबाद, इन जगहों को धमकी पहले ही मिल चुकी है। सोमवार के दिन भी धमकी आई थी और उसके बाद ईमेल के जरिए उसकी पड़ताल भी की गई। और आपको बता दें कि आज कोर्ट को खाली कराया जा रहा है। सुरक्षा मानकों के आधार पर सभी कार्यवाही को रोका गया है और कई कोर्ट को बिहार में धमकी दी गई है। देखिए, पटना सिविल कोर्ट को एक बार फिर से बम से उड़ाने की धमकी मिली, जिसके बाद पटना सिटी व्यवहार न्यायालय परिसर में भी अफरा तफरी का माहौल हो गया, जिसे देखते हुए पटना सिटी व्यवहार न्यायालय परिसर को भी खाली किया गया। पुलिस टीम ने कोर्ट पहुंचकर कोर्ट परिसर की तलाशी ली। मामले की गंभीरता को देखते हुए डॉग स्क्वाड की टीम, बम स्क्वाड की टीम को सूचना दी गई है। हालांकि प्रारंभिक जांच में सब कुछ सामान्य पाया गया है। तो पटना सिटी से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लोगों की तलाशी ली जा रही है, लोगों को सुरक्षित जगहों पर वापस भेजा जा रहा है और कोर्ट परिसर की भी सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद रखा जा रहा है। पटना सिविल कोर्ट को धमकी मिली, इसके बाद पटना सिटी में ये कार्रवाई पुलिस की तरफ से की गई, जिसकी तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। आया ईमेल के थ्रू कि न्यायालय परिसर को, कोर्ट को बम से उड़ा दिया जाएगा। इस तरह से लगातार ये तीसरी चौथी घटना है। अभी तक तो जहाँ तक जांच का विषय है, अभी तक कोई जांच कुछ हुआ नहीं है। हम लोग भी न्यायालय परिसर में आकर के सुबह से कैंपस को खाली करा के घूम रहे हैं कि डॉग स्क्वाड आएगा, डॉग स्क्वाड की टीम आकर के जांच पड़ताल करेगी। कोई डॉग स्क्वाड की टीम नहीं आया। अब रही बात की ये लगातार चौथी पांचवी बार ये घटना हो रही है। आखिर हमारे साइबर क्राइम के लोग जो हैं, वरीय पदाधिकारी हैं, एसपी साहब हैं, डीजीपी साहब हैं, ये लोग क्यों नहीं ध्यान दे रहे हैं? कहाँ से ये मैसेज आ रहा है? बड़ी खबर किशनगंज से आ रही है, जहां व्यवहार न्यायालय को एक बार फिर से बम से उड़ाने की धमकी मिली है। धमकी के बाद कोर्ट परिसर की सुरक्षा को बढ़ाया गया है। हर आने जाने वाले लोगों की तलाशी ली जा रही है, साथ ही परिसर को खाली किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं किशनगंज से, जहां व्यवहार न्यायालय को एक बार फिर से बम से उड़ाने की धमकी मिली है। तो लगातार कोर्ट को उड़ाने की धमकियां अलग अलग जिले में भी सामने आ रही है और इसीलिए बिहार के तमाम कोर्ट्स को इस वक्त अलर्ट पर रखा गया है। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रखी जा रही है, तलाशी लगातार ली जा रही है। बम स्क्वाड की टीम लगातार तलाशी ले रही है, क्योंकि हर अलग अलग सिविल कोर्ट को लेकर ईमेल के जरिए धमकी दी गई है। तो देखिए, 6 महीने में, पिछले 6 महीने की अगर हम बात कर लें तो 5 बार धमकी मिल चुकी है और ऐसे में पुलिस प्रशासन इस मामले को गंभीरता से लेते हुए अलर्ट मोड पर है। किसी भी तरह की चूक ना हो, इसका खास ख्याल रखा जा रहा है। और देखिए, बिहार में पुलिस इन दिनों अपराधियों को उनकी ही भाषा में जवाब दे रही है। अपराधियों को गोली का जवाब गोली से दिया जा रहा है और चुनौती देने वाले अपराधियों का एनकाउंटर हो रहा है। पटना पुलिस ने एक बार फिर से एक कुख्यात अपराधी का हाफ एनकाउंटर किया है। पैर में गोली लगने के बाद अपराधी राजीव राय उर्फ सूर्या राय को एनएमसीएच में भर्ती किया गया है, जहां इस वक्त वो इलाजरत है। घटना आलमगंज थाना क्षेत्र के गायघाट गंगा नदी घाट की है, जहां अपराधी के होने की खबर पर पटना पुलिस और एसटीएफ की टीम उसे गिरफ्तार करने पहुंची हुई थी।
लेकिन पुलिस से घिरते देख अपराधी ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसके जवाब में पुलिस ने गोली चलाई। राजीव राय उर्फ सूर्या राय के पैर में गोली मारकर लंगड़ाने पर उसे मजबूर कर दिया। पैर में गोली लगने के बाद अपराधी वहीं पर बैठ गए। बाद में इलाज के लिए उसे एनएमसीएच में भर्ती किया गया। घायल अपराधी वैशाली के सुकुमारपुर दियारा का रहने वाला है। पटना के टॉप 10 वांटेड अपराधियों में उसका नाम शामिल है। उसके खिलाफ हत्या, लूट, आर्म्स एक्ट के 10 से ज्यादा संगीन मामले दर्ज हैं। पुलिस ने इस पर 25,000 का इनाम भी घोषित कर रखा था। एनकाउंटर के बाद एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची है और जांच लगातार जारी है। ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको देख रहे हैं। अपराधी अपराध छोड़ो या गोली खाओ, ये बिहार पुलिस अब इसी एक्शन मोड पर है और इसी तस्वीर को हम दिखा रहे हैं आपको। आलमगंज में पुल के नीचे कैसे एनकाउंटर किया गया है उसकी तस्दीक करती ये तस्वीर है। 25,000 का ये नामी अपराधी था। पटना के टॉप 10 मोस्ट वांटेड अपराधियों में इसका नाम शामिल था और आखिरकार बिहार पुलिस को ये बड़ी सफलता मिली, पटना पुलिस को ये बड़ी सफलता मिली। और देखिए, ऑपरेशन लंगड़ा के तहत पहले उसे जख्मी किया गया, जिसकी वजह से वो भागने में असफल रहा और फिर पटना पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। चोट आने की वजह से उसे एनएमसीएच में फिलहाल इलाजरत रखा गया है। एक कुख्यात अपराधी जिनका नाम राजीव कुमार और सूर्या डॉन है, ये इनकी संलिप्तता 15 से 20 मामलों में रही, जिसमें कई प्रकार के कांड, जिसमें डकैती, लूट, आर्म्स एक्ट के कांड, हत्या के मामले में भी संलिप्तता हो सकती है। इस संबंध में अपने हम रिकॉर्ड देख रहे हैं। आज उसके द्वारा पुलिस पे हमला किया गया। इस क्रम में पुलिस के द्वारा भी जवाबी कार्रवाई की गई और एक गोली उनके पैर में लगी है। उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है। घटनास्थल से एक विदेशी कट्टा बरामद हुआ है, साथ ही साथ एक गोली भी है। हमने घटनास्थल को सुरक्षित कर लिया। एफएसएल की टीम आ रही है, घटनास्थल का निरीक्षण कराया जाएगा। बिहार में अपराधियों पर हो रही कार्रवाई को लेकर भी अब सियासत हो रही है। मनेर से आरजेडी के विधायक भाई वीरेंद्र ने सरकार पर एक ही जाति धर्म के लोगों को टारगेट कर कार्रवाई करने के गंभीर आरोप लगा दिए हैं, जबकि एनडीए नेता विपक्ष को मुद्दा विहीन और आरोपों को पूरी तरह निराधार बता रहे हैं। सीपीएम के विधायक अजय कुमार ने भाई वीरेंद्र के इस बयान का समर्थन किया है। सूबे बिहार में हम अपराधी के खिलाफ हैं, लेकिन एक ही जाति के लोग अपराधी नहीं है। हर जाति में अपराधी है, तो केवल एक जाति के अपराधी को ही क्यों गोली मारी जा रही है, ये पूछना चाहते हैं सरकार से। क्या बिहार की यह सच्चाई नहीं है कि जातियों में बटा हुआ है बिहार? क्या यह सच्चाई नहीं है कि बिहार में जाति की जड़ बहुत नीचे तक है? क्या यह सच्चाई नहीं है कि जाति के आधार पर लोगों को संरक्षण भी दे रहा है? उन्होंने उठाया है इस सवाल को, लेकिन मेरा मानना है कि अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई हो, इसमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। हर अपराधी के खिलाफ कार्रवाई हो, ठोस कार्रवाई हो। इनकाउंटर शुरू हुआ तो एक तरफ से कर दो ना, लेकिन अगर एक को करके आपकी कदम रुक जाती है तब तो लोग उठाएंगे। तो क्या बिहार में वाकई ऐसा हो रहा है? एक जाति विशेष अब तो मैं क्या कह रहा हूँ? मैं तो कह रहा हूँ कि जाति के आधार पर यहाँ संरक्षण दिए जाते हैं। एगो कहावत अपने लोग में नहीं याद है, अपने दिल से जानिए पराये दिल का हाल। अपने कार्यकाल में वो भी काम करते थे, इसलिए अभी वही बात बोल रहे हैं। यहाँ पर कोई न जात देखा जाता न धर्म देखा जाता, एक ही चीज देखा जाता है कि वो अपराध किया है, अपराधी है तो उसको जेल के सलाखों में रहना है। यहाँ पर इसके अतिरिक्त कुछ उस समय का जितना आप देखिएगा यही काम करते रहते थे। असल में विपक्ष के लोगों के पास तो कोई मुद्दा ही नहीं है। जनता ने विधानसभा चुनाव में पूरी जमीन उनकी छीन ली, तो बौखलाहट में कुछ भी बोल रहे हैं। बिहार में कानून का शासन चलेगा और कानून का शासन चलाते समय कोई भी अपराधी हो, किसी जात का हो, किसी धर्म का हो, अपराधी है तो बख्शा नहीं जाएगा। तो आरजेडी ने अपराधियों की जाति देखकर पुलिस की कार्रवाई का आरोप लगाया है, जिस पर सियासी खलबली मची हुई है। जेडीयू से श्याम रजक ने भी भाई वीरेंद्र के आरोपों को पूरी तरह बकवास बताया। उन्होंने कहा कि जो लोग अपराध में जाति देखते हैं वो जातिवाद से कभी नहीं उठ पाएंगे। और एनडीए की सरकार
पूरे बिहार के लिए लोगों के लिए है। कौन किस जाति का है ये महत्वपूर्ण नहीं है, कौन कितना निरीह है ये महत्वपूर्ण है। और यही कारण है कि निरीह प्राणियों के लिए बिहार सरकार, नीतीश जी और एनडीए सरकार उसके लिए योजना ही बनाती है, और जो गड़बड़ करते हैं ऐसे लोगों को कार्रवाई भी करती है। जाति की बात जो लोग करते हैं वो जाति से आज तक उबर नहीं पाए, इसीलिए वो सबसे नीचे हैं। और देखिए, बिहार विधानमंडल के बजट सत्र का आज 7वां दिन है और आज एक बार फिर से सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले दोनों सदनों के बाहर विपक्ष के नेताओं ने सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन और नारेबाजी की है। विधानसभा के बाहर आरजेडी और बाकी दलों के विधायकों ने विधि व्यवस्था को लेकर सरकार को घेरा है, तो विधान परिषद के बाहर नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी के नेतृत्व में सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। इस दौरान आरजेडी एमएलसी के हाथों में सरकार के खिलाफ कई नारे लिखे तख्ती भी थे। दो तस्वीरें विधानसभा के बाहर प्रदर्शन की, वो तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे जहां विपक्ष के नेताओं की तरफ से अलग अलग मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश की गई है। लॉ एंड ऑर्डर के साथ साथ नीट छात्रा की मौत को लेकर लगातार सदन के बाहर बवाल किया जा रहा है। और इन तस्वीरों को देखिए कैसे हाथ में तख्ती लेकर सरकार के खिलाफ कई नारे उस तख्ती पर लिखे हुए हैं, जिससे आवाज देते हुए विपक्ष के नेता विधान परिषद और विधानसभा दोनों के ही बाहर खड़े होकर प्रदर्शन करते नजर आए। और देखिए, विधान परिषद में आज मुख्यमंत्री शहरी विकास योजना की डुप्लीकेसी का मुद्दा उठा। आरजेडी एमएलसी अब्दुल बारी सिद्दीकी ने कहा कि राज्य में 105 योजनाएं डुप्लीकेट है, जिसके नाम पर पहले ही काम हो चुका है, लेकिन उस पर दोबारा काम के नाम पर 205 करोड़ का घोटाला हुआ, जिस पर नगर विकास मंत्री विजय सिन्हा ने जवाब देते हुए ये बताया कि राज्य में मुख्यमंत्री समग्र शहरी विकास योजना के तहत कुल 3,529 योजनाओं को स्वीकृति दी गई थी, जिसकी जांच में 101 योजना को डुप्लीकेट पाया गया, जिसके बाद उन सभी को रद्द कर दिया गया है। जो डुप्लीकेट योजना है, फिर दोबारा उस पर काम शुरू हुआ या नहीं हुआ, और डुप्लीकेट योजना की जिस पदाधिकारी ने बिना छानबीन किए पुनः उसकी स्वीकृति दी, उसके विरुद्ध क्या कार्रवाई होगी? डुप्लीकेट योजना पाए जाने के उपरांत उन योजनाओं को रद्द कर दिया जाता है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2024-25 एवं 25-26 में मुख्यमंत्री समग्र शहरी विकास योजना अंतर्गत 3259 योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त हुई, जिसमें 101 डुप्लीकेट योजनाओं की पहचान कर उन योजनाओं को रद्द कर दिया गया। महोदय, ये मामला संज्ञान में आया है। ये योजना पर हम लोगों ने समीक्षा बैठक भी की है। अब स्थानीय निकाय द्वारा मुख्यमंत्री समग्र शहरी विकास योजनाएं ले लिए जाने के कारण दोहरा योजना दिखता है। कुछ तो नगर के स्थानीय समिति के द्वारा है, कुछ माननीय विधायक विधान पार्षद के द्वारा इसको हम लोग दिखवा रहे हैं, और एक ही योजना पर दोबारा काम की कहीं अनुशंसा की व्यवस्था न बने, ये सुनिश्चित कर रहे हैं। देखिए, जेडीयू विधायक श्याम रजक ने एक बार फिर नीतीश कुमार और राबड़ी देवी के बीच तकरार पर यह कहा कि देवर भौजाई का मामला है, इसी वजह से ये सब कुछ हुआ है। फागुन आने वाला है और इस तरह की बातें तो होती रहती है, इस पर किसी को ऐतराज नहीं जताना चाहिए। कहीं कोई भद्दी बात नहीं हो रही है। फागुन का महीना है, देवर भौजाई का मामला है। भौजाई अगर छीटाकाशी करेगी तो देवर भी तो छीटाकाशी करेगा, देवर चुप क्यों रहेगा? तो ये आपस का मामला है, इसमें कबाब में हड्डी बनने की कोई जरूरत नहीं है। बढ़ते अगली खबर की ओर। बॉलीवुड के मशहूर पार्श्व गायक उदित नारायण एक बार फिर से अपने निजी जीवन को लेकर विवादों में घिर गए। उनकी पहली पत्नी रंजना नारायण झा ने सुपौल महिला थाने में उदित नारायण पर गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना है कि उनका 1996 में गर्भाशय निकलवा दिया गया। रंजना का ये आरोप है कि उनके साथ न सिर्फ वैवाहिक धोखा हुआ, बल्कि इलाज के नाम पर सुनियोजित साजिश के तहत
बिना उनकी सहमति के उनके गर्भाशय को निकलवा दिया गया। उन्होंने इसे अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा बताया। मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न का मामला है ये। रंजना झा ने शिकायत में 1996 की इस घटना का जिक्र करते हुए बताया कि उन्हें इलाज के लिए दिल्ली के एक बड़े अस्पताल ले जाया गया, जहां कथित तौर पर बिना उनकी जानकारी और सहमति से उनके गर्भाशय को निकाला गया। बाद में अन्य इलाज के दौरान उन्हें इस बात की जानकारी हुई। उनका कहना है कि ये पूरी तरह से एक साजिश थी जिसने उनके जीवन को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। अब पुलिस इस मामले में क्या करती है, ये देखने वाली बात होगी। देखिए, मजबूरी में हमको महिला थाना आना पड़ा, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि बार बार उदित जी मुझसे कमिटमेंट तो करते हैं लेकिन फुलफिल नहीं कर रहे हैं अभी तक कुछ। तो आज तक तो वही छल करते हैं, आते हैं गाँव, फिर वही वादा, फिर वही करते हैं। आजकल हम बीमार रहने लगे हैं, इसीलिए हमको पता नहीं ज़रूरत है उनका, लेकिन वो ना कुछ बोल रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं। आए थे गाँव, कमिटमेंट करके फिर चले गए। तो क्या डिमांड क्या है आपकी, क्या चाहती हैं? कुछ नहीं, पति का जो एक ठो सम्मान चाहिए। विधिवत शादी हुआ है, वो एक्सेप्ट करते हैं, फिर कमिटमेंट करके जो चले जाते हैं। एक पत्नी को क्या चाहिए? एक सम्मान चाहिए। रंजना नारायण झा का मामला पुराना है। यह मामला पूर्व में महिला आयोग के समक्ष चला था, जिसमें देश के मशहूर पार्श्व गायक जो उनके लीगल पति हैं, उनके द्वारा इनके साथ समझौता किया गया। बार बार इनको बहलाया फुसलाया गया कि पत्नी का सम्मान देंगे, विभिन्न तरह का प्रलोभन दिया गया। बट यहाँ से जाते ही वो पुनः अपने वादे से मुकर जाते हैं। अब जब रंजना नारायण जी बीमार रहने लगी तो इलाज के क्रम में उन्हें पता चला कि उनके साथ उदित जी ने बहुत बुरा किया है। इलाज के क्रम में डॉक्टरों ने इन्हें बताया कि पूर्व में इनका यूटेरस निकाला जा चुका है। बढ़ते आगे अगली खबर सीतामढ़ी से, जहां एक प्रेमी जोड़े ने घर से भागकर शादी रचा ली। लड़की बीपीएससी से चयनित शिक्षिका है और परसौनी प्रखंड के मूसहर टोल स्थित सरकारी विद्यालय में पदस्थापित है। लड़की की शादी बीपीएससी शिक्षक से ही तय की गई है, लेकिन लड़की ने भागकर अपने प्रेमी से शादी रचा ली। युवती रीगा प्रखंड के नरसावा गांव की वंदना कुमारी है, जबकि युवक रीगा प्रखंड के ही रामनगर गांव का रहने वाला सुमित है। दोनों के बीच लंबे वक्त से प्रेम प्रसंग चल रहा था। हम दोनों नरसावा पोस्ट प्रवासी थाना रीगा जिला सीतामढ़ी, हम दोनों शादी कर चुके हैं। इनमें इनके फैमिली का कोई हाथ नहीं है, इनके फैमिली को कोई नुकसान न पहुंचाया जाए। मैं सुनीत कुमार, पिता श्री मदन प्रसाद, ग्राम रामनगरा, जिला सीतामढ़ी। हम दोनों अपने मर्जी से शादी किए हैं और इसमें मेरे फैमिली को परेशान न किया जाए, क्योंकि हम दोनों ने अपने मर्जी से। नवादा में एक झोलाछाप डॉक्टर ने इलाज के नाम पर 3 साल के बच्चे की जान ले ली। घटना अकबरपुर थाना क्षेत्र के पचरूखी गांव की बताई जा रही है। दरअसल जानकारी के अनुसार दिनेश रविदास नाम के एक व्यक्ति की 3 साल की बच्ची की पीठ में ट्यूमर था, जिसका इलाज कराने वो डॉक्टर के पास पहुंचे तो झोलाछाप डॉक्टर ने घर पर ही ऑपरेशन कर दिया, जिसमें बच्ची की जान चली गई। घटना से गुस्साए लोगों ने मामले की सूचना पुलिस को दी है। जांच पड़ताल की जा रही है। पूरा रिपोर्ट है, रिपोर्ट को देख को इलाज कीजिए। तो डॉक्टर बोला हाँ ठीक है, हम देख लिए, सब अच्छा कर देंगे। और सुई लगाने के बाद में बच्चा का होश अभी तक नहीं आया। और बच्चा ले गया हॉस्पिटल में, बिना चेकअप के बाद चेकअप नहीं किया और हॉस्पिटल से घर भिजवा दिया। 18 पूछता है सवाल, बिना डिग्री कोई डॉक्टर ऑपरेशन कैसे कर सकता है? इलाज के नाम पर मौत का खेल आखिर कब तक चलेगा? बिना ऑपरेशन थिएटर के ऑपरेशन क्यों किया गया? घर में कोई डॉक्टर ऑपरेशन कैसे कर सकता है? ऐसे जानलेवा डॉक्टरों पर कब कार्रवाई की जाएगी? इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ संवाददाता अनिल विशाल फोन लाइन पर हैं। अनिल, क्या जानकारी है? फरार डॉक्टर का कुछ पता चल पाया है? देखिए, जब बच्ची का जब देहांत हो गया उसके बाद जो जिस घर में जो ऑपरेशन चल रहा था उस घर को एक किराए के मकान पे चलाया जा रहा था और डॉक्टर जो तथाकथित जो झोला छाप डॉक्टर है वो तभी से फरार हो गया है। और फरार होने के बाद उसके कुछ जान पहचान के व्यक्ति थे जो पीड़ित परिवार को उनसे सौदेबाजी करने लगे थे और उनको पैसे का प्रलोभन दिया जा रहा था। मगर इस बीच उन्होंने किसी का ना सुनी और उन्होंने इसकी जानकारी जो है स्थानीय थाने को भी दी है। और हालांकि बच्ची का अंतिम संस्कार करा दिया गया है, मगर
वो जो है वो उनके लगातार टच में है और अभी तक जो झोला छाप डॉक्टर है वो अभी तक पहुंच से बाहर है। यही कारण है कि अभी तक जो उनके जो पीड़ित परिवार है वो कोई ठोस कार्रवाई अभी तक नहीं कर पा रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया अनिल, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते आगे, बड़ी खबर जमुई से आ रही है, जहां अपराधियों ने गुमटी को बम से उड़ाकर ध्वस्त कर दिया। घटना चंद्रदीप थाना इलाके के झप्पू मोड़ के पास की है। पुलिस ने मौके पर एक अर्धजली पिस्टल बरामद की है। आशंका जताई जा रही है कि घटना को अंजाम देने के दौरान पिस्टल मौके पर ही गिर गई होगी। इस घटना से आक्रोशित दुकानदारों ने अलीगंज नवादा सड़क को जाम करके विरोध किया है। गुमटी में एक शख्स फल और सब्जी की दुकान लगाया करता था। इस घटना में लगभग 1.25 लाख की संपत्ति का नुकसान हुआ है। ये बड़ी खबर आपको जमुई से बता रहे हैं, जहां अपराधियों ने गुमटी को बम से मारकर उड़ा दिया। बढ़ते आगे, मुंगेर में महिलाओं की सुरक्षित और सम्मानजनक यात्रा को लेकर एक बड़ा और सकारात्मक बदलाव देखने को मिला। सार्वजनिक परिवहन में सुरक्षा और गरिमा को बेहतर बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई पिंक बस सेवा ने न सिर्फ महिलाओं का भरोसा और दिल जीता, बल्कि महज कुछ ही दिनों में ये सेवा शहर की दैनिक यात्रा व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुकी है। एक बस से शुरू हुई ये सेवा अब 4 पिंक बस तक पहुंच चुकी है। सिर्फ महिलाओं के लिए है और 2 बस तो पहले चल रही थी और मेरे आने के बाद 2 बस और हम उसको मंगवाए हैं भागलपुर से। 4 बसें अभी चल रही है और मिला जुला करके बढ़िया रिस्पांस मिल रहा है यहाँ महिलाओं की तरफ से, और इसको भविष्य में और हम बसों की संख्या बढ़ाएंगे। कैसा लगता है आपको? अच्छा लगता है। महिला कोई किसी तरह का कोई परेशानी, कोई दिक्कत या कोई परेशानी? बहुत अच्छा सुविधा है, सिर्फ महिलाओं के लिए बहुत अच्छा सुविधा है। कोई टेंशन नहीं, आराम से सीट मिल जा रहा है, आराम से लोग सफर कर रहे हैं। निर्भीक होकर के जा रही हैं? हाँ एकदम। कहाँ से आई हैं? बहुत बढ़िया सुविधा है लेडीजों के लिए। मतलब निर्भीक होकर के सफर कर रही हैं? हाँ निर्भीक। और फिलहाल इस